हेलो एवरीवन, मैं अंकुर ववेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी माध्यम की कक्षा 7वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। मैग्नेट ब्रेन्स मतलब है फ्री एजुकेशन, मतलब कि आपको ना तो 1 रुपए खर्च करना है किसी भी वीडियो को लेकर, ना कोई सब्सक्रिप्शन परचेज करना है। मतलब यह हुआ कि सभी वीडियोस आपको मिलते हैं बिल्कुल निःशुल्क, वो भी क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट फैकल्टीज के साथ। तो बात करते हैं कि हम इस वीडियो के अंदर क्या पढ़ेंगे। तो हमारे वीडियो का ये टॉपिक होने वाला है औद्योगिक प्रदूषण तथा पर्यावरण निम्नीकरण। ये इसके पहले हमने क्या देख लिया था, तो इसके पहले अगर आपको याद होगा तो हमने बात करी थी कृषि आधारित उद्योग के ऊपर, फिर हमने बात करी थी खनिज आधारित उद्योग के ऊपर, जिसमें हमने विभिन्न प्रकार के लौह इस्पात उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग, है ना, सीमेंट उद्योग, इन सब के ऊपर हमने चर्चा वहां पर कर ली थी। ये टॉपिक है कक्षा 10वीं के भूगोल के चैप्टर नंबर 6 यानी कि विनिर्माण उद्योग का। तो यहां पर हम ये बात करने वाले हैं कि औद्योगिक प्रदूषण भी होता है क्या, और पर्यावरण का निम्नीकरण मतलब पर्यावरण को ह्रास भी होता है क्या। इससे बिल्कुल होता है। देखिए, हमेशा याद रखेंगे जब सिक्का उछाला जाएगा तो उसके 2 पहलू होंगे। कौन से? एक पक्ष होगा सकारात्मक और दूसरा पक्ष होगा नकारात्मक। अब इसमें देखना यह होता है कि हावी कौन सा होता है, मतलब कौन किसका प्रभाव ज्यादा है। अगर सकारात्मक पक्ष का प्रभाव ज्यादा होता है तो नकारात्मक को नजरअंदाज कर देते हैं, नकारात्मक का प्रभाव ज्यादा होता है तो सकारात्मक को नजरअंदाज कर देते हैं। औद्योगिकीकरण को लेकर कुछ ऐसा था कि जब सिक्का उछाला गया, मतलब औद्योगिकीकरण जब लगाया गया तो इसका हमें सिर्फ सकारात्मक पहलू दिख रहा था, नकारात्मक पर हम उतनी बात नहीं करी। लेकिन बाद में जब देखा कि यार ये पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है, प्रदूषण कर रहा है, तो फिर नकारात्मक पक्षों के ऊपर भी हमें बात करनी पड़ी। तो वही नकारात्मक पक्ष हम किसमें देख रहे हैं? औद्योगिक प्रदूषण और पर्यावरण निम्नीकरण के तौर पर देख रहे हैं। तो स्टार्ट करें, अपने वीडियो की तरफ बढ़ें। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। तो उद्योग से प्रदूषण होता है। प्रदूषण मतलब कुछ अवांछित चीज आ जाना, कुछ जिसको हम चाहते नहीं है वैसी कोई चीज आ जाना, उसको क्या कहते हैं? प्रदूषण। कितने प्रकार का प्रदूषण देखेंगे? भूमि का प्रदूषण हो जाना, वायु का प्रदूषण हो जाना, ध्वनि का प्रदूषण हो जाना, जल का प्रदूषण हो जाना, ये सब कुछ प्रदूषण कहलाता है। ये सब कुछ को प्रदूषित कर देना ये प्रदूषण कहलाता है। देखिए, चिमनियां जलती हैं, धुआं निकलता है, वायु को प्रदूषित करेगा तो वायु प्रदूषित हो गया। बड़ी बड़ी मशीनें चलेंगी, आवाज तेज तेज आएगी तो ध्वनि का प्रदूषण हो गया। इनका जो पानी निकलेगा या इनका अवशिष्ट निकलेगा उसको नदियों में डाल देंगे तो जल का प्रदूषण हो गया। वो कचरा जमीन पर पड़ा रहेगा तो भूमि का प्रदूषण हो गया। तो ये ऐसे प्रदूषण यहां पर कर रहे हैं। 4 प्रदूषण की बात कर रहे हैं, भूमि, वायु, ध्वनि और जल। तो सबसे पहले बात करेंगे हम वायु प्रदूषण की, क्योंकि वायु बहुत महत्वपूर्ण है। हम वायु से ही तो सांस लेते हैं, उसी का ऑक्सीजन तो हम अपने फेफड़ों में भर लेते हैं और उसी के दम पर आप हमें सुन पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। चूंकि क्या कहते हैं वायु को, क्या कहते हैं? जीवन दायिनी, प्राण वायु, ऐसा कुछ कहते हैं ना। तो वायु प्रदूषण प्रदूषित हो जाएगी तो लोगों को बीमारियां होना स्टार्ट होती है। प्रदूषण मतलब क्या हो गया? अधिक अनुपात में अनचाही गैसों की उपस्थिति हो जाना, उसको आप वायु प्रदूषण कहते हैं। जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, अगर इस प्रकार की गैसें वायुमंडल में मिल गई हैं, वायु से मिल गई है तो क्या हो जाएगा? प्रदूषण हो जाएगा। वायु में निलंबित मतलब वायु में छोड़े गए कणनुमा जो पदार्थ होते हैं वो भी वायु प्रदूषण करते हैं। ये ठोस और द्रव दोनों प्रकार के हो सकते हैं। कैसे मिलेंगे आपको? धूल, स्प्रे, कुहासा और धुओं के माध्यम से ये आपको देखने को मिलेंगे। अब ये वायु प्रदूषण होता कैसे है, इसके कारण क्या होते हैं? तो आप देखें, रसायन और कागज उद्योग, यहां पर जब हम केमिकल का यूज करते हैं इससे वायु प्रदूषण होता है। ईंट के भट्टे जब हम कोयला जलाते हैं तो जो ऐश उड़ती है उससे वायु प्रदूषण होता है। तेल शोधन शालाओं में भी वायु प्रदूषण होता है। प्रगलन उद्योग, यहां पर भी भट्टी जलाएंगे, बहुत सारी गैस निकलेगी, जब पिघलाएंगे तो वायु प्रदूषण होगा। जीवाश्म ईंधन को जलाएंगे तो उससे भी कई प्रकार की हानिकारक गैसें निकलती हैं, उससे भी वायु प्रदूषण होगा। जहरीली गैसों का रिसाव हो जाना, जैसे उर्वरक कारखाना जो भोपाल के अंदर था, आपने देखा होगा कि यहां पर भोपाल गैस त्रासदी के नाम से इसको जाना जाता है। ये त्रासदी हो गई तो इससे क्या होता है? जहरीली गैस का रिसाव हो गया तो यहां का वायुमंडल कैसा हो जाता है? प्रदूषित हो जाएगा। वायु प्रदूषण मानव स्वास्थ्य और पशु, पौधों और इमारतों सबको नुकसान करता है, इन पर सब पर दुष्प्रभाव डालता है। आप जहरीली वातावरण के अंदर अगर सांस लेंगे तो आपको सांस लेने में तकलीफ होगी, फेफड़ों में दर्द होगा, ऐसा कुछ होगा। पशुओं के साथ भी दिक्कत होगी, पेड़ पौधों के साथ दिक्कत होगी। और इमारतें जो हैं, इमारतों को आप देखेंगे उनका भी क्षरण होना, उनका भी ह्रास होना, उनका डिके होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये समस्या सबके साथ होती है, चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो, सबको ये चीजें प्रभावित करती हैं। आप ये देख पा रहे होंगे फोटो, है ना। तो ये आप गैस त्रासदी के टाइम की या अलग अलग ये ऐसे वायु प्रदूषण से ऐसे नुकसान आपको झेलने पड़ते हैं।
अगला एक प्रदूषण है जिसको आप कहते हैं जल। जल ही जीवन है, सभी कहा जाता है, जल के बिना भी नहीं रह सकते। दुनिया में जितनी मानव सभ्यताएं पनपी हैं वो सब जल के पास ही, जल के आसपास, नदी के आसपास ही पनपी हैं। जल प्रदूषण क्या है? मतलब कि पानी का गंदा होना या प्रदूषित होना ही जल प्रदूषण कहलाता है। ये कैसे होगा कि आप देखेंगे कई सारे उद्योग है ना, ये उद्योग क्या है, ये आपने फैक्ट्री लगा दी यहाँ पर और आप अपना कचरा लाए और अपना कचरा इसके अंदर डाल दिया, ये नदियों में जाने लगा। ये पाइप के माध्यम से आप कचरा देख पा रहे हैं, नदियों में गिर रहा है। शहर का जो वेस्टेज है वो जा रहा है। हम लोग भी पॉलीथिन में कचरा भर के डाल देते हैं। इससे क्या होगा? जानवर मरेंगे और ये जल प्रदूषित होगा। जिससे क्या होगा? मान लीजिए कि जल के अंदर हमने कुछ हानिकारक चीजें डाली तो वहां के जानवर मरेंगे, और वो जानवर मरेंगे तो वो पानी में डले डले सड़ेंगे और बीमारियां फैलाना स्टार्ट करेंगे। जल प्रदूषण होगा, उस जल का उपयोग आप ना तो पीने में ना दूसरे काम में कर पाएंगे। उद्योग क्या होते हैं? आप खास तौर से उद्योग को देखेंगे, ये नदी गई है ऐसी और इस नदी के आसपास ही कोई फैक्ट्री लगा दी। क्यों लगा दी? फैक्ट्री लगाने के पीछे कारण क्या है कि इसका जो अपशिष्ट पदार्थ आएगा उसको सीधे कहां डाल देंगे? नदी के अंदर डाल देंगे। चूंकि हमारे लिए सफाई का मतलब क्या था? हमारे लिए सफाई का मतलब है अपने यहां से साफ हो जाए, बाकी जहां चला जाए। हमने नदी में डाल दिया, ले जाएगी समुद्र में अपने आप। तो उद्योगों से जो कार्बनिक और अकार्बनिक अपशिष्ट निकलता है, जिसको आप जल के माध्यम से या नदी के माध्यम से प्रवाहित करते हैं, आवाहित करते हैं, बहा देते हैं, जो भी आप करते हैं, उससे जल प्रदूषित होता है। जल प्रदूषण के प्रमुख कारक कौन कौन से ना, ये प्रमुख कारक कौन कौन से? जैसे कागज आप बनाते हैं, लुगदी आप तैयार करते हैं, रसायन, वस्त्र, रंगाई, तेल शोधन, चमड़ा, इन सब में क्या होता है? पानी का उपयोग होगा। और इनमें जैसे मान लीजिए कि आपने कागज बनाया तो उसका जो खराब पानी निकलेगा वो क्या करेंगे? उसको आप नदी में डाल देंगे। आपने चमड़े को सड़ाया, फिर उस पर नमक या टैनिन जो भी करना वो किया, जो खराब पानी है, चमड़े की धुलाई करी, जो खराब पानी है वो भी आपने उसमें डाल दिया। तो ये सब क्या होगा? ये सब चीजें जल को प्रदूषित करती है। ये प्रमुख कारण है जल प्रदूषण के। एक अगला प्रदूषण है आपके सामने जिसको आप तापीय प्रदूषण के नाम से जानते हैं ना, थर्मल पॉल्यूशन कहलाता है। तापीय प्रदूषण का मतलब क्या है? कारखाने और तापीय गृह का जो जल होता है उसको आप पानी में बहा देंगे। क्या होगा इससे? आप देखें गर्म जल क्यों होगा? क्योंकि अगर तापीय जो कारखाने या तापीय गृह हैं, यहां पर शीतलक का कार्य, शीतलक मतलब कि क्या हो गया? कूलेंट का कार्य कौन करता है? कूलेंट का कार्य जल करता है। जल को घुमाया जाता है आसपास ताकि वातावरण ठंडा रहे। तो इससे क्या होगा? जल गर्म हो जाएगा और इस गर्म जल को क्या करेंगे? आप नदी में बहा देंगे। आप मान लीजिए गर्म जल को नदी में बहा देंगे तो नदी का तापमान बढ़ जाएगा। हो सकता है वहां के जानवर, पेड़ पौधों के लिए वो तापमान उचित ना हो, वो मर जाएंगे, उनको नुकसान होगा। तो पर्यावरण ऊर्जा संयंत्रों के अवशिष्ट, परमाणु शस्त्र उत्पादक कारखानों से कैंसर, जन्मजात विकार, अकाल प्रसव जैसी बीमारियां होती हैं। अगर आप ये ऐसा कुछ करते हैं तो इनसे क्या होता है? कई प्रकार की बीमारियां होती हैं और वो बीमारियां ऐसी होती हैं कि भाई जन्म जन्मांतर तक, बहुत लंबे समय तक आपको बहुत खतरनाक बीमारियां आपको देखने को मिल सकती हैं। एक और प्रदूषण है जिसकी बात करेंगे, मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण अकेले नहीं होता, जल का इसमें योगदान होता है। मान लीजिए कि मलबे का ढेर लगा हुआ है, मलबे का ढेर लगा है, इकट्ठा कर दिया, बरसात हुई, पानी रिसेगा, पानी रिस कर कुछ नीचे जाएगा, तो मलबे के ढेर पर वर्षा का जल आएगा और वो रिस कर जमीन में जाएगा, जिससे क्या करेगा? जमीन को नुकसान पहुंचाएगा, उसकी उर्वरक क्षमता या जमीन की जो क्वालिटी है उसको खराब करेगा। इसमें कांच, हानिकारक रसायन, औद्योगिक बहाव, कूड़ा करकट, ये सब कुछ इसमें शामिल हो सकते हैं। इन सबके माध्यम से मृदा प्रदूषण भी होता है। अब एक और प्रदूषण आता है जिसको कहते हैं ध्वनि प्रदूषण। औद्योगिक निर्माण कारखाने, जनरेटर जब भी चलते हैं तो देखो ध्वनि का मतलब क्या है? अगर अभी आपको आवाज सुनाई दे रही है तो अच्छा है, फिर आप इसको बूफर पर लगा देंगे तो भी ठीक है, थोड़ा बर्दाश्त। डीजे लगाकर आप पढ़ेंगे तो कान में क्या होगा? एकदम चुभेगी, पता नहीं क्या चालू। तो जो आवाज हमको अप्रिय लगने लगे, हमको परेशान करने लगे, उसको हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण औद्योगिक निर्माण में, कारखानों में, जनरेटर के चलने में, इन सब से भी होता है। इसका प्रभाव क्या होगा? अगर किसी व्यक्ति को लगातार ऐसी तेज आवाज सुनाई जाए तो पागल हो सकता है, चिड़चिड़ा हो सकता है, खिन्नता आ सकती है, उसकी सुनने की क्षमता जा सकती है ना। हृदय गति पर भी प्रभाव पड़ेगा, रक्तचाप पर भी असर पड़ेगा, है ना, ब्लड प्रेशर पर भी असर पड़ेगा। तो ये सारी बातों पर, ये सब चीज पर नुकसान करता है, उसको आप ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। हमने वायु की बात कर ली, हमने जल की बात कर ली, हमने भूमि की बात कर ली और हमने ध्वनि की बात कर ली। तीनों प्रदूषण पर हमने चारों प्रदूषण पर हमने बात करी कि चारों ये प्रदूषण होते हैं। अब बात करेंगे इन प्रदूषण को रोका कैसे जाए, इनकी रोकथाम कैसे की जाए। कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अवशिष्ट अगर आपके पास आता है, 1 लीटर अवशिष्ट अगर कारखानों ने निकाला है तो वो 8 गुना, मतलब कि 8 लीटर जल को बर्बाद कर देगा।
अगर वहां से 100 लीटर आया है तो 800 लीटर बर्बाद कर देगा, और दिन भर आया है तो मान लीजिए 1 साल तक लगातार उसने जल बहाया तो 8 साल तक, अगले 8 साल तक जल प्रदूषित रहेगा, ऐसा आप मान के चलिए। जल प्रदूषण के बचाव के साधन क्या कर सकते हैं? तो बचाव के साधन ये है कि जल का आप न्यूनतम उपयोग करें। जैसे न्यूनतम का मतलब क्या, जैसे वो गर्म करने के लिए तापीय में देखा था ना, तो उसको ठंडा कर लो, दोबारा से उपयोग कर लो, है ना, तो ऐसा कम उपयोग करें। जल का पुनर्चक्रण द्वारा पुनः उपयोग करें। आपने कई सारी कॉलोनियों में देखा होगा जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए हैं ना, जो आपका वेस्टेज पानी आता है उसको उपयोग करते हैं, फ्लश के लिए उपयोग करने लगे हैं, तो वैसा कर दें। जल की आवश्यकता पूर्ति हेतु वर्षा जल का संग्रहण करें ना, जैसे तालाब बनाकर, खंतियां बनाकर, सॉकपिट बनाकर, ये जैसे राजस्थान में टंका चलता है, उस माध्यम से जल की आवश्यकता के लिए उसको संग्रहण करें। इससे क्या होगा, आपकी जो जल प्रदूषण है वो कम होगा और आपको अच्छा पानी मिल पाएगा। नदियों और तालाबों में गर्म जल को आप सीधे न छोड़ें, उसका ट्रीटमेंट करें, उसका शोधन करें, शोधन करने के बाद उसको छोड़ें। जैसे प्राथमिक शोधन क्या है, यांत्रिक साधनों के द्वारा कर दें। द्वितीयक शोधन क्या हो जाएगा, जैविक प्रक्रियाओं के द्वारा, है ना कुछ। और तृतीयक क्या हो जाएगा, जैविक, रासायनिक और भौतिक, जो भी आप कर सकते हैं सब तरीके से जल को सही करके। जैसे यांत्रिक क्या, छन्नी लगा दी, बड़ा कचरा नहीं जाने दिया। जैविक क्रियाएं कुछ कर दें कि भाई खराब पानी नहीं जाने दिया, और फिर केमिकल और जो भी आपको करना वैसी प्रक्रियाएं कर दें। ये इस तरीके से डालें। जैसे आपने देखा होगा आजकल कचरा अलग अलग पॉलीथिन में लेने लगे हैं, तो इससे क्या होगा कि भाई बहाया नहीं जाएगा तो ये बचेगा। तो ये क्या होगा कि भाई यांत्रिक साधन जैसे जो हम कर सकते हैं मैकेनिकल, आप भाई डस्टबिन अलग अलग बना दिए। जैविक प्रक्रियाएं भाई जो हम उपयोग कर सकते हैं, जिसको हम खाद बना सकते हैं, खाद बनाएंगे। नहीं तो अगर पानी में ही बहाना है तो उसका ट्रीटमेंट करने के बाद पानी के अंदर बहाएंगे। तो 3 प्रकार के शोधन हो गए, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए कुछ पॉइंट बताए गए हैं कि कैसे आप पर्यावरण प्रदूषण को कम कर सकते हैं। तो उद्योगों द्वारा भूमिगत जल की निकासी को कानूनी रूप से नियमित कर दिया जाना चाहिए कि कितना भी पानी आप ना निकाल पाए, जल पर सबका बराबर अधिकार है। जनरेटर और अन्य मशीनरी उपकरण अगर आप उपयोग करते हैं तो उनमें साइलेंसर का उपयोग करें, ताकि वो क्या हो, आवाज को कम वातावरण में छोड़ें, इससे ध्वनि प्रदूषण कम होगा। कारखानों की धूम्र चिमनियों पर स्थित विद्युत अपेक्षण कपड़े के फिल्टर, कसबी जिसको स्क्रबर भी कहते हैं, तथा जड़त्वीय पृथक कारक जिसको हम इनर्शियल सेपरेटर्स कहते हैं, तो ये इनर्शियल सेपरेटर्स लगाकर हवा में जो कण छोड़े जा रहे हैं उनको आप कम करें। हवा में कण न छोड़े जाए तो इससे वायु प्रदूषण कम होगा। कारखानों में कोयले की अपेक्षा तेल और गैस का प्रयोग करें, जिससे धुएं का निष्कासन कम होगा, तो गैस प्रदूषण कम होगा। सतत पोषणीय विकास की चुनौतियों के लिए पर्यावरण संचेतन से युक्त आर्थिक विकास की आवश्यकता है। मतलब आपको पर्यावरण को ध्यान में रखकर ही आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप पर्यावरण को ध्यान में नहीं रखेंगे तो फिर आपको नुकसान होगा, अगली पीढ़ी के लिए कुछ नहीं बचेगा, तो फिर वो बोलेगी कि क्या हमारे लिए रखे गए हैं। तो आपको सतत पोषणीय विकास मतलब अगली आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखकर चीजों का उपयोग करना चाहिए। तो ये कुछ पर्यावरण प्रदूषण को कम करने वाले बिंदु यहां पर हुआ करते थे। तो ये हमने यहाँ पर इनका प्रदूषण की जो पर्यावरण का औद्योगिक प्रदूषण, जो पर्यावरण का निम्नीकरण हो रहा था उनके बारे में बात करी, और साथ ही साथ उनको कम करने के जो कुछ बिंदु हो सकते हैं, क्या उपाय हो सकते हैं, उन पर भी बात करी। मैग्नेट ब्रेन्स ने आपकी सुविधा के लिए अपनी एक वेबसाइट बनाई है magnetbrains.com। कैसे उपयोग करेंगे, तो सर्च बार में टाइप करेंगे www.magnetbrains.com। जैसे ही आप टाइप करेंगे तो आपके सामने हमारी वेबसाइट का कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा, और यहां पर आप देखेंगे कि आपके सामने कोर्सेज का ऑप्शन होगा, टॉप एक्सप्लोर कोर्सेज, एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज। तो यहां पर आप जैसे ही जाते हैं आपको हिंदी माध्यम सेलेक्ट करना, चूंकि आप हिंदी मीडियम के। क्लास सेलेक्ट करेंगे चूंकि आपकी क्लास 10th है, और 10th सेलेक्ट करने के बाद सारे टीचर्स आपके सामने होंगे, जो सब्जेक्ट पढ़ना है पढ़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कैसे पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए भूगोल आप देख रहे हैं, भूगोल के और चैप्टर देख रहे हैं, तो वॉच नाउ पर क्लिक किया। जैसे ही वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट आपके सामने, चैप्टर पर क्लिक करो, सारे टॉपिक ओपन हो जाएंगे। जो टॉपिक देखना है उस पर वॉच नाउ पर क्लिक करो, वीडियो कुछ इस तरीके से चल जाएगा। पूरा वीडियो देखा, अगले वीडियो पर जाना है तो क्या करें, अगले वीडियो पर जाने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो के बटन का उपयोग करेंगे, आप आसानी से अगले वीडियो पर पहुंच जाएंगे। इससे क्या होगा, आपकी समय की बचत होगी और आसानी से लगातार बैठे बैठे कई सारे वीडियो देख पाएंगे आसानी से, बिना किसी भटकाव के। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 7वीं से लेकर 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। ये वीडियो कैसे प्राप्त करेंगे, तो प्राप्त करने के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब करेंगे, जो भी वीडियो आता है उसको लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। कमेंट सेक्शन में जाकर आप हमसे डाउट भी पूछ सकते हैं, और आप हमें ये भी बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं। धन्यवाद।